अभी हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता जी ने जैसा बताया, नारी संशोधन बिल जो 16 और 17 अप्रैल को पेश किया गया था और विपक्ष की मंशा के अनुसार जितनी चर्चा की मांग की गई, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको और ज्यादा से ज्यादा समय देते हुए चर्चा के लिए सबको अवसर दिया। इस बड़ी चर्चा में लोकसभा में तो 18 घंटे की चर्चा की मांग की गई थी, उसके एवज में 21 घंटे से भी ज्यादा चर्चा की गई। और विशेष बात यह कि पहली बार उस चर्चा में 56 महिलाओं ने विचार किया और उसमें से देश की आधी आबादी तो 33% आरक्षण का ही बिल था। अपने अपने विचारों में अधिकांश महिलाओं ने इस बिल को समर्थन देते हुए और 33% आरक्षण महिलाओं को मिले 2029 में ये लड़ने का अवसर महिलाओं को मिले, ऐसे विचार। तब मैं कहना चाहता हूं, लंबे समय जिस कांग्रेस ने शासन किया, यूपीए के रूप में हो चाहे कांग्रेस के रूप में हो, जो ये 131वां संशोधन था, इससे पहले लगभग 90 संशोधन कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने किए। और वो संशोधन जब हम देखेंगे तो या तो उस कांग्रेस के एक परिवार के व्यक्तिगत लाभ उठाने के लाभ के लिए थे या कांग्रेस के लाभ के लिए थे। देश हित के उन संशोधनों में से गृह संशोधन थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद वो भी संशोधन बिल लेकर आए, वो इस देश के हित में, देश की जनता के हित में बिल लेकर आए। उन्हीं में से ये एक महिला आरक्षण के लिए बिल था। तो महिला शक्ति मतदान अधिनियम 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में पास कराने का काम किया। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी इस सम्मान के लिए, इस अधिकार के लिए लगभग 28 वर्षों से निहार रही थी हमको आरक्षण कब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने, कांग्रेस के साथी दलों ने जब जब ये बिल आया तब तक इसका विरोध करने का काम किया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 16-17 के लिए अप्रैल के लिए जब ये बिल पेश किया, उससे पहले कई बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर के सहमति बनाने का प्रयास किया। जितना विपक्ष का चर्चा लंबी करके करेंगे, लंबी चर्चा के लिए समय दिया गया। आश्वासन देने के बाद में भी क्योंकि इनका मंशा ठीक नहीं था, कई बार कहते थे कि ये चुनाव बीच में चल रहे हैं, अभी जल्दी क्या है। तब मैं कहना चाहता हूं कि 2029 में महिलाओं को सम्मान मिले, इसकी चिंता मोदी को थी। वह चुनाव तो चलते रहते हैं, चुनाव से कोई इसका वास्ता नहीं है, लेकिन ये बिल सदन में पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सदन में खुलकर बोलेंगे, क्रेडिट आपके लिए है, विपक्ष इसका क्रेडिट ले ले। और मोदी ने यहां तक कहा सदन के अलावा भी हम विज्ञापन देकर छपा देंगे कि ये क्रेडिट विपक्ष को जाता है, विपक्ष के सहयोग से पास किया।
लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी इन्होंने देश की आधी आबादी के साथ जो विश्वासघात किया है वो कहीं न कहीं महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर करने का काम किया। आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वयं का अधिकार। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पे अगर बाधा डालेंगे तो आने वाले चुनाव में महिलाओं के सामने बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, माननीय अमित शाह जी ने विपक्ष में झूठ को बेनकाब करते हुए उनके इस तरह के तर्कों का क्या परिसीमन साफ कर क्यों लेकर आए? हम सब जानते हैं कि जब कोई भी आरक्षण मिलता है तो परिसीमन पहले होता है और परिसीमन की प्रक्रिया ये कोई नई नहीं है। परिसीमन माने निर्वाचन क्षेत्र का वो सीमाओं का परिसीमन होता है। और यह भी हम सब जानते हैं कि सन 1975-76 में जिस समय 550 सीटों का निर्धारण किया गया था उस समय देश की आबादी केवल 56 करोड़। आज वो आबादी 56 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ हो गई। इसलिए इस देश के विकास के लिए और कैसे निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार के ठीक प्रकार से हो, इनके लिए सीटें जो बढ़ाई जाएंगी बढ़े। जितने छोटे क्षेत्र होंगे ज्यादा विकास होगा, ज्यादा सांसद बनेंगे। आज इतना असंतुलन इतने लंबे समय में हो गया है। कोई लोकसभा 40 लाख और 48 लाख तक की है तो कोई लोकसभा 5 लाख और 6 लाख की होती है। इतना बड़ा असंतुलन, इसको कैसे संतुलित किया जाए और इसके लिए तय किया कि इसमें सीटों की बढ़ोतरी करेंगे। तो 56 करोड़ से आबादी 140 करोड़ हो गई तो सीटों के लिए 50% बढ़ाने का ये बिल था। विपक्ष को लग रहा था कि हो सकता है कि आबादी के आधार पर उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये सीटें बढ़ेंगी, साउथ को नुकसान होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी स्पष्ट किया किसी भी स्टेट को कोई नुकसान होने वाला नहीं। स्पष्ट रूप से आपने उनके वक्तव्य में भी देखा होगा का साउथ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। साउथ में चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे केरला हो, इन 5 स्टेट को देखेंगे तो जितनी सीटें थी उन सीटों को 50% हर स्टेट को बढ़ाने की बात कि हम केवल आबादी के अनुसार नहीं करें। अब जितने स्टेट में जितनी सीटें हैं वो 50% सीटें बढ़ाएंगे। माननीय गृह मंत्री ने घोषणा भी की, लेकिन विपक्ष कहते थे, लोग कहते हैं कि आप लिख करके दीजिए। आदरणीय गृह मंत्री ने कहा अगर आप हमसे लिख करके अमेंडमेंट चाहते हैं तो 1 घंटे का समय दीजिए, हम लिख करके भी दे रहे हैं और आप और हमारा विश्वास नहीं करते लिख कर दे रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति स्पंदन संशोधन को आप पास हो देंगे। लेकिन विपक्ष कहने के बाद में फिर ऊपर जाता है कि नहीं, इतना ही नहीं, तरह तरह से जिस तरह की चीजें आई। हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था करो, तो समर्थन देंगे। आदरणीय अमित शाह जी ने जो देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी कीमत पर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया
कि भाजपा ये कहेगी कि प्रधानमंत्री किसी महिला को बना रहे हैं तभी हम आने वाले नहीं। तब मैं कहूँगा इस तरह की मानसिकता महिलाओं के प्रति इतनी इनके मन में क्रूरता का भाव मुझे लगता है कि पूरे देश की आधी आबादी में देखा। साथ साथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस बिल के लिए पूरा प्रयास किया गया, हर तरह से विश्वास दिलाने का काम किया। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रेय हम आपको दे देंगे, महिलाओं का बिल पास होने दीजिए। इसके बावजूद भी शर्मनाक तरीके से इन लोगों ने अलोकतांत्रिक तरीके से महिला विरोधी आचरण करके इस बिल को ग्राह्य कर दिया। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या पश्चिम से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माताओं बहनों और बेटियों के साथ के रूप में विश्वासघात किया। और इस बिल में एक विशेषता यह भी कुछ हमारे राजनीतिक विपक्ष के सांसदों को लगता था कि महिलाएं आ जाएंगी तो हमारी सीट खतरे पड़ जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनकी भावनाओं को देखकर उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसमें 543 की जगह 850 सीटों का प्रोविजन। तो 543 में मैंने आप कितने होते रहोगे, हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहते हैं। और 852 हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का मतलब एक बड़ी संख्या में लगभग 272 की संख्या होती है महिलाओं के लिए ये आरक्षण मिलता। लेकिन इन्होंने वास्तव में एक बहुत बड़ा एक तरह से घोटालाघात किया है। और इसमें जिस तरह से 2 दिन लगातार बहस चलती रही और बहस में तरह तरह से इस तरह की तथ्यहीन बातों का जिक्र करने का काम किया, वो भी मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी में देखा है। पंचायतों में तो संसद में या विधानसभाओं में क्या वो सफल नहीं हो सकते? वो अपनी पूरी तरह से भूमिका निभाने के लिए तैयार। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर इस विधेयक को टालना ये केवल देरी की बात नहीं, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रगति का ग्राफ घटने जैसा है। इसके जिम्मेदार लोगों के लिए हर चुनाव में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री ने कहा कि अगर आपने इस बिल का समर्थन नहीं किया तो आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आपके क्षेत्र में महिलाएं आपको दौड़ा दौड़ा कर आक्रोश के साथ पूछेंगी कि हमने क्या बुरा किया था इस बिल को पास होने में। आज देश में आधी आबादी देश के विकास में हर प्रकार से हर मोर्चे पर ताकत के साथ खड़ी है। आज ड्रोन दीदी से लेकर के फाइटर प्लेन वाले तक और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने, इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भूमिका वो सफलता में रही, महिलाएं किसी से कम नहीं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा एक लगातार इस तरह की चर्चा की बात करते हैं कि इस महिला विधेयक के साथ में प्रसीमन बिल को लाए। तब मैं कहना चाहता हूँ कोई भी आरक्षण बिना प्रसीमन के या जनगणना के नहीं लाते। अब आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने समझदार नहीं, उन्होंने एक सवाल किया कि जनगणना हो रही है लेकिन जाति का कानून नहीं। तब हमारे गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा उन समाजवादी पार्टी के नेता से कि अभी जनगणना हुई है, अभी घरों की गणना हो रही है, जब घरों की गणना हो जाएगी उसके बाद जाति की जनगणना। लेकिन
इसमें फिर भी हमारे कुछ इस प्रकार के नजर देता हमने कहा कि जनगणना नहीं हो रही। लगातार पूरी किस्म ने मोदी ने मिसाइल ने कहा कि जनगणना हो रही है, जनगणना कराने का निर्णय मानिए प्रधानमंत्री ने ले लिया है और जनगणना चालू हो गई। तो जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक प्रसीमन नहीं हो जाएगा, तब तक आरक्षण महिलाओं का लागू नहीं हो सकता। ये सबको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि ये केवल महिलाओं को बिल लेकर आते हैं। कौन समर्थन करता है? ये केवल जनता को विरोध करने का काम न करे। सब जानते हैं जब जनगणना नहीं हो रही थी तो लगातार कहते थे मोदी जनगणना कराई, और आश्चर्य की बात ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते जनगणना, अरे भाई आपको तो 60% सरकार है, आप तो जातिगत जनगणना यहाँ नहीं आई। लेकिन मोदी से कहा तो मोदी वो सब काम करते हैं जो वास्तव में देश की जरूरत है। मोदी ने देश के हित में चाहे जितने अच्छे काम किए होंगे, जैसे ही सरकार 2014 में बनी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनधन खाते खुलवाने का, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने का जब काम किया तब उन्होंने विरोध किया। धारा 370 इतना बड़ा काम कोई बिल लेकर आए हटाने का काम किया तब उन्होंने विरोध किया। 3 तलाक उसमें उन्होंने विरोध किया। जब जब इन चीजों को लेकर आए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक तब उन्होंने विरोध किया, एयर स्ट्राइक तब उन्होंने विरोध किया, ऑपरेशन सिंधु तब उन्होंने विरोध किया। मेरा कहना है कि जब जब देश के हित में हमारे प्रधानमंत्री किसी काम को करते हैं, बिल लेकर आते हैं, तब तक उनकी मान सकता है इतना कुछ भी हो, मोदी बिल्कुल अच्छा काम करे, हम तो वोट करना। मैं कहूंगा देश की आबादी के जिस तरह से आज गुस्सा है और कांग्रेस ने उनके सहयोगियों ने जिस तरह से इस बिल को गिराने का काम किया है, मुझे लगता है इस बिल को नहीं गिराया, ये महिलाओं की नजरों में स्वयं गिर गए। और महिलाएं जब सामने इस प्रकार का आएगा समय कोई भी चुनाव, तो इसको निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेंगे। वोट के लिए, मुस्लिम पुरस्कार के लिए उन्होंने इस मुस्लिम आरक्षण की बात भी उठाई है। तब मुझे लगता है कि देश की जनता उनके इन मंसूबों को भी अच्छी तरह से पहचानती है। टीएमसी की भी पोल खुली है, विपक्ष ये नजरअंदाज कर रहा है नागरिक शक्ति मंत्र अध्ययन क्रियान्वयन सीधे पश्चिम से जुड़ा है। पश्चिम में देरी का मतलब महिलाओं के आरक्षण में देरी होना है। हम सब जानते हैं पश्चिमत में पहली बार क्यों हो, पश्चिमत पहले भी समय से होता रहा है और पश्चिमत की मांग हमारे लगाने कितने लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे जल्दी से पश्चिमत होगा, अच्छे पश्चिम में सीटें भी बढ़ेंगी, हमारी विधानसभा लोकसभा का पश्चिम अच्छा होगा, तो हमें राजनीति करने को भी आसानी हो जाएगी। आज बचाव करें, हम बदायूं जिले में बैठे, बदायूं जिले की लोकसभा कितनी बड़ी, 20 लाख के आसपास वोट है, सांसद सबसे मिल नहीं सकता, लेकिन जब 50% सीटें बढ़ती मुझे लगता है तो उत्तर प्रदेश हो अन्य प्रदेश हो सभी को 80 सीटें यहाँ पर है, 80 में से 80 के साथ साथ 120 सीटें होती, और 120 सीटें होती तो महिलाओं को भी 33%, माने 120 में से लगभग 40 सीटों के आसपास महिलाओं की सीटें होती। तो मैं लगातार इस तरह से विपक्ष ने इस बिल के संबंध में जो भ्रम फैलाने का काम किया है, हमारी देश की आधी आबादी सम्मानित माताएं बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगान संबोधन में भी देश की माताओं बहनों से क्षमा मांगते हुए सच्चे प्रयास के बावजूद भी ये बिल पास नहीं करा पाए, बड़ा दुख व्यक्त किया था। लेकिन मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी रुकने वाले नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान की बात छिड़ी है, महिलाओं को सम्मान निश्चित माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में मोदी संघर्ष भी करेंगे, दिला कर रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ने सभी दलों से स्पष्ट रूप से कहा कि हर सांसद व्यक्तिगत दलगत हितों से ऊपर उठकर के अपने अंतरात्मा की आवाज रखे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीए के सभी साथियों के लिए। एनडीए की संख्या होती है 293, लेकिन 293 से भी ज्यादा 298 सांसदों ने
इस बिल के समर्थन में वोट किया और विपक्ष इतनी एकजुटता करने के बाद में भी अपने को एक पूरी तरह से रख नहीं पाया। उनकी संख्या केवल 230 तक रहकर के समेट। इतना ही नहीं, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें लाया गया था, उस समय विपक्षी दलों ने समर्थन किया था। चुनाव चल रहे थे, चुनाव के दबाव में कर दिया, लेकिन जब वास्तव में महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो महिला विरोधी सोच खुल करके उनके सामने आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं के लिए कहा, अब ये महिलाएं केवल मूक दर्शक नहीं है, वे सक्रिय भागीदार हैं, चुनाव परिणामों को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आज लाखों महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर पर सफलतापूर्वक उनका निर्माण